लेकर कांग्रेस ने जारी किया 8 उम्मीदवारों की सूची। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद बाकी उम्मीदवारों के नामों की होगी घोषणा। मुंगेर पहुंचे जेडीयू ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा। जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज, मई जून के बाद पेयजल की समस्या होगी दूर। के जिला परिषद अभियंता के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने की छापेमारी, तो छपरा में आर्थिक अपराध इकाई ने अवैध संपत्ति को लेकर गैस एजेंसी मालिक को किया गिरफ्तार। भागलपुर विस्फोट मामले की एटीएस ने शुरू की जांच, इलाके को सील कर मामले की बारीकी से जांच। आतंकी कनेक्शन की आशंका तो लेकर छापेमारी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे की। बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में राजद ने 1 महीने पहले ही एमएलसी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक कई ऐसे दल हैं जिन्होंने एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की और ऐसे में अब कांग्रेस ने भी जल्दबाजी दिखाते हुए 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हां, हालांकि कांग्रेस ने पूरी रणनीति बनाई है, पूरा वक्त लिया है और कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक सूची आखिरकार जारी कर दी है। बता दें आपको कि सूची जारी कर कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के अनुसार एमएलसी चुनाव के नामों की सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि राजद के लोग जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बाकी सीटों के लिए नामों की सूची सोनिया गांधी को भेज दी गई है। नाम क्लियर होते ही बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि कटिहार से सुनील कुमार यादव, पश्चिम चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद और मधुबनी से सुबोध मंडल, बेगूसराय और खगड़िया से राजीव कुमार को उम्मीदवार बनाया गया और ये हम सूची आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। भ्रम में है और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है और जब जब आरजेडी भ्रम में रहा है वह पार्टी भ्रमाते रही है। यह उदाहरण मैं अनेक बार दिया हूं, लेकिन मतदाता और कांग्रेस पार्टी भ्रम में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि 24 सीट पर हम प्रत्याशी उतारेंगे अगर गठबंधन नहीं होता है तो। उसी के मद्देनजर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के स्वीकृति उपरांत जो हमारे महासचिव राष्ट्रीय हैं आदरणीय मुकुल वासनिक जी, जो इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने आज 8 प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी की है और इसी प्रकार से शेष बचे सीटों की सूची अवश्य जारी होगी। और बताते चले कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि मुंगेर वासियों को जल्द ही कई समस्याओं से निजात मिलने वाला है। ललन सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज जल्द बनने वाला है और उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह भी किया गया है। वहीं सांसद ने यूपी और मणिपुर चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह ने कहा कि यूपी में तो 10 मार्च को सब साफ हो जाएगा, लेकिन मणिपुर में हम अकेले लड़ रहे हैं और अच्छी सीटें हमें मिलेंगी। और इसी के साथ यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर भी ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना को हर मीटिंग में जब हम लोग आते थे, मुख्यमंत्री जी आते थे तो सब लोग प्ले कार्ड वगैरह लेके खड़े रहते थे। जब पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए थे तो उसमें भी हमने रास्ते में उनसे आग्रह किया था और अभी 3 दिन पहले भी मैंने उनसे आग्रह किया है और मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के विचाराधीन है। जो रिजल्ट होना है जनता के हाथ में, प्रजातंत्र में तो जनता मालिक, उस पर प्रतिक्रिया क्या देना। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बताएगा कि क्या वहाँ चुनाव हुआ। लेकिन मणिपुर में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा है और मणिपुर में हम लोगों को आशा है कि हम लोग अच्छी संख्या में सीटों पर जीतेंगे। ये निर्णय लिया है कि यूक्रेन से जो भी बच्चे आ रहे हैं और वो बम्बे या चंडीगढ़ या दिल्ली या कहीं किसी भी बड़े शहर में उनको उतारा जाता और वहां से बिहार के बच्चों को बिहार तक लाने का खर्चा राज्य सरकार दे रही है।
मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बैरिया गांव पहुंचकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पैक्स अध्यक्ष समेत उनके भाई की हत्या मामले में परिजनों को सांत्वना दी। पप्पू यादव ने घटना में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही अधिकारियों पर स्पीडी, जितने भी अपराधी हैं तमाम अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलवाकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के बच्चों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की है। और मृतक के भाई नरेश सहनी ने पप्पू यादव को बताया कि मछली पकड़ने के दौरान कुछ लोगों ने गोलियां बरसाकर पैक्स अध्यक्ष राजेश सहनी और उनके भाई मुकेश सहनी की हत्या कर दी। वहीं वो खुद इस घटना में घायल हो गए थे। डिस्चार्ज करिए, उसको भी 302 के मुकदमे में डालिए। किसकी इसमें भूमिका है उसको देखिए। और ये 302 का मुकदमा और मछली के चलते नहीं है, अदतन ये लगातार साजिश लंबी चल रही थी और लंबे समय से साजिश करके इतनी बड़ी घटना की गई है। तो इसीलिए इसको 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, इस पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को 20-20 लाख रुपया मिले, उनकी दूसरी जो भाई है उनकी पत्नी सर्विस में नहीं हो तो उसको कंप्लीट नौकरी दिया जाए और साथ साथ इनके बच्चों को पढ़ाने की पूरी गारंटी सरकार ले। और दरभंगा जिला के लहेरिया सराय टावर चौक पर प्रतिवाद मार्च निकालकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बस्ती के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार असंवैधानिक बयानबाजी कर रहे इस विधायक को समर्थन दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ किसी भी धर्म के प्रति बयानबाजी करने से विधायक को बचना चाहिए। ऐसे विधायक को विधानसभा से बर्खास्त करना चाहिए जो अभी तक नहीं हुए हैं। उन्होंने विधानसभा स्पीकर से विधायक को बर्खास्त करने की मांग की है और साथ ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को भी बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बताते चले कि बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों के वोटिंग राइट समाप्त करने की मांग की थी और उन्होंने मुसलमानों को लेकर कई आपत्तिजनक बयान भी दिए थे, जिसको लेकर लगातार बिहार के कई हिस्सों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधानसभा का पुतला दहन करके मिथिला को अमन चैन की धरती के रूप में बरकरार रखना चाहते हैं, यहाँ के भाइयों को आपस में मिला के रखना चाहते हैं। आपको ही क्यों लग रहा है? हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि हम संविधान के समर्थक हैं। हम संविधान के अंतर्वस्तु को जानते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान कहता है हिंदुस्तान का हर एक धर्म के मानने वाले लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन यह बचौल और उनके पार्टी के जो सारे लोग हैं ये आपस में लड़ाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और इसीलिए उनको अच्छा लगता होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छपरा और पटना में जिला परिषद के कन्या अभियंता शंभुनाथ सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां आपको बताते चले कि शनिवार को जिला परिषद के अभियंता पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में निगरानी विभाग ने छापेमारी की। 2 तस्वीरें पटना और छपरा की दिखा रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज भी किया गया है। और इस दौरान छपरा के गरखा आवास से 8 से अधिक पासबुक जमीन के कागजात बरामद किए गए हैं। छपरा के गरखा में 4 करोड़ से अधिक का आलीशान बंगला, 4 करोड़ से अधिक के जमीन की डीड, लाखों के जेवरात, 10 बैंकों के पासबुक में लाखों की जमा रकम, 2 लाख से अधिक नगद। तो पटना के पाटलिपुत्र आवास पर 6 लाख से अधिक कैश, कई लॉकर, लाखों के जेवरात, कई बैंकों के पासबुक में निवेश समेत कई अन्य कागजात बरामद किए गए। तो बताते चले कि आय से अधिक संपत्ति वर्जित करने के आरोप में जिला परिषद अभियंता के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और निगरानी विभाग ने शिकंजा कसते हुए पटना, छपरा और गरखा के ठिकानों पर छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति वर्जित करने का आरोप है। और इधर एक और जहां निगरानी विभाग ने जिला परिषद के अभियंता के आवास पर ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहीं दूसरी ओर छपरा में ठीक उन्हीं के घर के बगल में आर्थिक अपराध इकाई ने डोमेस्टिक गैस एजेंसी के मालिक के आवास से एक देसी कट्टा समेत 6 गोलियों को बरामद किया है। बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने छापेमारी भी की, पर कुछ और बरामद नहीं कर सकी, लेकिन पुलिस ने डोमेस्टिक गैस एजेंसी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि छापेमारी के दौरान इनके घर से 4 लाख रुपए मिले थे। पुलिस को पहले यह लगा था कि ये पैसे
गैस एजेंसी के मालिक के पड़ोसी जय शंभू सिंह के हैं। यानी आर्थिक आपको बता दें कि विभाग ने जो छापेमारी की है उसमें जिला परिषद के अभियंता पर शक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बताते चले कि वहीं एजेंसी के मालिक ने कहा है कि इनकी अलमारी से मिले अवैध हथियार उनके नहीं हैं। और भागलपुर में हुए विस्फोट को लेकर अब कार्रवाई तेज हो चुकी है। भागलपुर में हुए धमाके में आतंकी कनेक्शन की जांच करने के लिए 4 सदस्यीय एटीएस की टीम भागलपुर पहुंच चुकी है और पूरे इलाके को सील कर बारीकी से जांच शुरू कर दिया गया है। मामले की जांच कई एंगल से किया जा रहा है। बता दें कि मामले में मकान मालिक, मृतक कारोबारी और परिवार के लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। वहीं एफएसएल और एसआईटी की टीम भी मामले की जांच कर रही है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि एसआईटी की टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। वहीं मामले में सिर्फ थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने और डीएसपी पर कार्रवाई नहीं करने के सवाल पर भी एसएसपी ने कहा कि क्षेत्र थानाध्यक्ष का होता है, डीएसपी का काम प्रशासनिक और निर्देश देना होता है। हर थाना क्षेत्र में एक की जानकारी लेना डीएसपी नहीं, थानाध्यक्ष का उत्तरदायित्व है और इसीलिए थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। दर्ज हो गया है, पुलिस जांच चल रही है, एफएसएल की टीम आई हुई है, सारा लैब से रिपोर्ट आएगा, विस्तृत इसकी समीक्षा होगी, एसआईटी गठित है। तो हर एक स्तर पे जो भी स्टेप उठाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो सारा स्टेप के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दे दी जा रही है। अभी जैसे एक घर जो है वो क्षतिग्रस्त है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है पहले से। हम लोग भी जो घर वाले हैं उनके संपर्क में हैं कि वो फिर कोई खतरे का कारण न बन जाए, वो जो आधा जो घर टूट गया है। जो ऊपर के पदाधिकारी हैं उनका काम मुख्यतः जो है प्रशासनिक काम होता है, निर्देश देना होता है, समीक्षा करना होता है। उनके लिए ये संभव नहीं होता है कि वो प्रत्येक थाना क्षेत्र में जाके एक आदमी से संपर्क कर सकें या एक आदमी की गतिविधि की जानकारी वो रख सकें। ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये थाना का उत्तरदायित्व है और सभी थाना को बार बार इसके लिए निर्देश भी दिया जाता है। और बता दें कि बस्तर के सिकरौल थाना क्षेत्र में 26 साल की सोनी कुमारी को दहेज के लालच में मार दिया गया। परिवार वालों ने 3 महीने पहले ही बड़े धूमधाम से सोनी की शादी करवाई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही सास ससुर ने पैसे की मांग शुरू कर दी। परिजनों ने यह जानकारी भी दी है कि जब उन्होंने फोन उठाना छोड़ दिया तो उन लोगों ने अपने बेटे से धमकी दिलवाई। अनहोनी की सूचना मिलते ही भाई दीपक बहन के ससुराल पहुंचा, जहां उसने शव को फंदे से लटका पाया। तुरंत उसके बाद ही उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। बता दें कि पुलिस ने शिकायत मिलते ही मृत सोनी की सास को गिरफ्तार कर लिया है। महीना शादी कैला भइल, 1 महीना खूब बढ़िया से रहली। 1 महीना के बाद हमरा के फोन करे लगली तो कहली ना कि मम्मी हमरा के कहत लोग ना कि हमरा के 2.5 लाख रुपया मांग अपना भैया ले हमरा के दे। सरकार हमर बाप मर सवांग नहीं खन तो हमारा जो गुजरल है आटल है तो देख के उनका के शादी हम कैले रहनी है, लड़के लोग कैले रहा। ओकर बाद में कहली कि 12 आना के सिकड़ी दिले नहीं तो कह के हमरा के 1-2 भर के सिकड़ी चाहिए। एगो हमारा लड़का बा, एगो लड़का बा, तो वो हमरा काट ना रहे देवे के। वही के लेके ए बार हम गोइनी है तब देखनी है तो धो के दाब के हम बस मार देले बालो। तो रोहतास के करागर थाना क्षेत्र के रहने वाले ज्योति प्रकाश कुमार ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतका सोनी कुमारी की उम्र 25 साल थी। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने मृतका की पति की जमकर पिटाई की। किन लोगों ने युवक की पिटाई इसलिए की और यह भी जांच का विषय है कि पिटाई आखिर क्यों हुई। बता दें कि घायल हत्यारे पति को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज करीब 9 बजे करगर थाना क्षेत्र में है रामपुर नरेश गांव। वहां पर ज्योति प्रकाश नाम का एक लड़का जो है अपनी पत्नी करीब 25 वर्ष उम्र है सोना कुमारी, उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दिया। आपसी मैंने घरेलू विवाद में ही मारा है। उसके बाद से जो है वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और उस लड़के को भी ज्योति प्रकाश को भी मार करके बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। सदर हॉस्पिटल में हम लोग लाए हुए हैं, इलाज चल रहा है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धूसमुड़ी बिशनपुर गांव में 19 साल की महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बता दें कि खिचड़ी खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां महिला को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उधर महिला के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है।
खिचड़ी खाए दिलिए एकरा मम्मी खिलेलकै हम पानि पिलेलिए तो दम ले लगले एना करे लगले हम बेचारी कर जकरा से गोटी ले लियो ओकरा कहलिए बाबू की करिए कहै कि नहीं चल चलो हम जाइ छियै साथ में डॉक्टर कन ले जेबे एकरा बाबू के कहलिए चलियो हमरा डॉक्टर कन गड़ी हम हियाँ ले के लिए बाबू हमें ले के लिए बाबू पूछलिए बाबू की होला बाबू कहलकै कुछ नहीं बाबू हम ठीक हमरा पानि देने जे हम जेबे डॉक्टर के बाबू के गाड़ी के लिए इसका अथी मैजिक के लिए बाबू के ले के हम एलिए बाबू के ले के लिए ऐते ऐते बाबू की अंडरग्राउंड पार के लिए बाबू हमार छै कि दम लेते लेते अइले ऐते ऐते हमर बाबू दम तोड़ देलकै हमर। और इसी के साथ खबरों के सफर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोतिहारी की, जहां
पिपरा थाना के अवैध विदेशी शराब मामले में लंबित कांडों में राज्यों से बाहर फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने एक टीम का गठन किया और इसके बाद विदेशी शराब के नामजद अभियुक्त नरेश कुमार और सोमवीर को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। चकिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इन दोनों पर बिहार के कई जिलों में मामले दर्ज हैं और ये एक अंतरराज्यीय गिरोह है जिसका मुख्य सरगना सोमवीर और नरेश हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के पिपरा में पकड़े गए ट्रक की जांच के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के द्वारा एक टीम गठित करके हरियाणा भेजा गया था। इसमें कुछ शराब के तस्कर का नाम आया था। उसी क्रम में 2 तस्कर जो हरियाणा के रहने वाले उनको गिरफ्तार करके लाया गया। 2 कांड में या पिपरा थाना में वंचित थे। एक कांड 202-21 और दूसरा कांड है 230-21। एक में 4400 लीटर के आसपास अंग्रेजी शराब बरामद हुआ था और दूसरे कांड में 2250 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ था। इसके अलावा भी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया में। खबर नालंदा की है जहां 31 लाख और 78,000 नगद के साथ 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले शुक्रवार को गटपर मोहल्ला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से छेड़छाड़ की खबर सामने आई थी, लेकिन ये एटीएम से छेड़छाड़ का नहीं बल्कि 33 लाख की बड़ी लूट का मामला था। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे पूरी रात छापेमारी कर बदमाश को गिरफ्तार किया। एसपी अशोक मिश्रा ने यह जानकारी दी कि एटीएम के सीसीटीवी कैमरे का वायर काटकर घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं बदमाशों के पास से नगद के अलावा मेन वोल्ट का डायल, कटर, पेचकस, घटना में इस्तेमाल हुए अपाची बाइक और 4 मोबाइल को जब्त किया गया है। दिनांक 4 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है हमारे बिहार थाना क्षेत्र में गढ़ पर। उसमें हमें सूचना मिली कि कुछ अपराधियों ने उस एटीएम के साथ छेड़छाड़ की है और एटीएम से सारा कैश निकाल लिया। बैंक के द्वारा ये सूचना बिहार थाना को दी गई। तत्काल जो है एसडीपीओ सदर और अन्य पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, इस टीम ने जो है इस कांड के उद्भेदन के लिए जो है तभी से प्रयास शुरू कर दिया कल शाम से, और कल रात्रि में ही इस कांड का उद्भेदन किया गया। और जो 33 लाख की लगभग शिकायत आई थी कि 33 लाख पैसा अमाउंट जो है वो चोरी हो गया है एटीएम से, उसमें से हम लोग 31,78,000 रुपए बरामद करने में सफल रहे हैं। पटना में लोक स्वास्थ्य संस्थान के छात्र और छात्राओं ने मुंह पे काली पट्टी लगाकर पीएमसीएच के कारगिल चौक तक पैदल मार्च किया। छात्रों के अनिश्चितकालीन धरना का 9वां दिन था। छात्रों का आरोप है कि उनकी मांगों को कोई नहीं सुन रहा। छात्र 2012 से स्नातक कैडर की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी के यहां दौड़ दौड़ कर थक चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सफल परिणाम नहीं निकला। बिहार में शिक्षा विभाग स्कूली छात्रों के लिए विद्यालयों में सुविधा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बस्ती प्रखंड के तीसी नरसम उत्तरी पंचायत में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए विद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बच्चों का कहना था कि स्कूल में पीने का पानी गंदा है, बाथरूम में ताला लगा रहता है, स्कूल में बिजली की कोई सुविधा नहीं है, ना रोशनी की कोई व्यवस्था, और कंप्लेन करने पर, शिकायत करने पर शिक्षकों द्वारा उन्हें पीटा जाता है। आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, और डीटीवी भारत यहाँ अभी मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत में यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहाँ पर कहते हैं कि जागरूक एक सबसे बड़ी चीज है जो आज देखने को मिली। वर्षा कुमारी। क्या कौन सी क्लास में हो? 5वां। क्या हुआ आज जो ये जिस तरह से आज हंगामा बरपाया आप लोगों ने बरपाया? देखिए क्या है, अभी ये जो है ना लेटरिन वो भी नहीं खोलता है। और कौन नहीं खोलता लेटरिन? हेडमास्टर। बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, क्या तक सही है ये बात? सर तो हम तो सब चीज कर रहे हैं। 2 साल से तब बंद, 2020 से बंद है। 2000 से तो 20 से लॉकडाउन था, उसमें हम क्या सब चीज खाता रिटर्न नहीं चलेगा तो हम क्या करें जाते हैं। और बच्चों की जो असुविधा है, जो आरोप इन पर लगाई, कहते हैं कि हम 20 से हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है और पैसा सरकार वापस ले लिए।
और शनिवार को राजधानी पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से व्यवसायियों और जिला प्रशासन की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल आयुक्त सह भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और पटना के कई व्यवसायी शामिल रहे। बैठक में मुख्य रूप से पटना और बिहार में व्यवसायियों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया और कई सुझाव भी जिला प्रशासन को दिए गए। वहीं चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश कुमार जैन ने प्रमुख बिंदुओं को सभी के साथ रखा, सभी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ गया है और ऐसे में जहां भी सीसीटीवी लगे हैं वो पूरी तरह से काम करे और इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही हर गलियों में मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग की आवश्यकता है। मेट्रो रेल परियोजना एवं स्मार्ट सिटी के संबंध में पटना में सर मेट्रो रेल परियोजना चल का निर्माण कार्य तेजी में लाने की आवश्यकता है, जिससे कि यह प्रोजेक्ट समय से पूरा हो सके। मेट्रो के प्रारंभ हो जाने से पटना वासियों के लिए लाइफलाइन बन जाएगा और यातायात का बोझ कम होगा, क्योंकि हर साल वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी और सड़क पर बहुत दबाव बढ़ता जा रहा है। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र में अंचल निरीक्षक महेंद्र नाम, थानाध्यक्ष राजेश कुमार और दारोगा लक्ष्मण प्रसाद की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। आयोजित जनता दरबार में आपसी विवाद के साथ ही भूमि विवाद का भी निपटारा हुआ। अंचल निरीक्षक महेंद्र राम ने ये जानकारी दी कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार जनता दरबार का आयोजन किया गया और उसमें एक नया मामला आया, तो वहीं पहले से 7 लंबित मामलों में सुनवाई करते हुए 2 का निष्पादन भी किया गया। एक मामला नया आया जिस पर कार्रवाई चल रही है। पुराना 7 मामला था जिसमें से 5 का निष्पादन अभी नहीं हुआ है, लंबित चल रहा है। 2 का निष्पादन कर दिया गया है। धन्यवाद। यूक्रेन से चंदन कुमार गुप्ता सकुशल अपने घर वापस लौटे, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उनकी अगवानी की और छात्र के साथ विकास पदाधिकारी लगातार संपर्क में भी रहे। घर लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चंदन गुप्ता ने अपना अनुभव साझा किया और साथ ही जिला प्रशासन और सरकार को तहे दिल से धन्यवाद दिया। बात हुई, दिल्ली से पहुंचने वाले थे, 8 बजे शाम में पहुंचे। उसके बाद अभी हम सुबह में इनसे बात किए तो इन्होंने ये कहा कि हम पटना पहुंच गए थे। जिला पदाधिकारियों ने, बीडीओ साहब ने हमारे लिए अच्छा किया, हमसे हमारे कांटेक्ट में रहे, हमसे पूछते थे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो अच्छा लगा हमें। मकाम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत नगर परिषद रामनगर में चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 8 स्कूलों के 4वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। रामनगर नगर परिषद कार्यालय में 8 विद्यालय के बच्चों को स्वच्छता से संबंधित रंगोली और पेंटिंग का आयोजन किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और ये बच्चे अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों को जागरूक करेंगे, इसका यही उद्देश्य था। सुपौल के छातापुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ललित नारायण सभागार में शनिवार को स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ बीडीओ रितेश कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे। लोहिया स्वच्छ बिहार फेज 2 अंतर्गत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रखंड स्तरीय किया गया था, जिसमें छातापुर प्रखंड से 4 पंचायत का सिलेक्शन हुआ है, बलुआ, टुट्ठी, जीवसपुर और छातापुर। इसके सभी वार्ड सदस्य और मुखिया जी इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हुए और इसमें जिला से और राज्य से भी टीम आई हुई थी, वो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया है। देखिए, इसमें जैसे जितने भी वार्ड सदस्य हैं ना, वार्ड सदस्य को भी बुला के अभी प्रशिक्षण दिया गया था यहाँ। और कल हम लोग इसी बैठक को लेकर जिला में बैठक हुई थी, जिसमें डीएम साहब और जितने भी बढ़िया पदाधिकारी थे सभी थे, और वहाँ बताया गया है ताकि उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हम लोगों को 10वीं बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली 14 सदस्यीय सारण महिला हैंडबॉल टीम शनिवार को मशरक जंक्शन से सासाराम रवाना हुई और लंबे कोरोना काल के बाद सासाराम के गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार में 6 से 7 मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता में सारण की टीम हिस्सा लेने वाली है।
और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।